नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। मैं अनिल गुजर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावरिया जी से। तो हम आपको कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर अम्ल, सार और लवण पढ़ा रहे थे। कुछ चैप्टर पढ़ा पाए, बाकी फिर क्या है कि अपने यहाँ सरकारी स्कूल है तो यार थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिल पाता है। बाकी फिर से आज अपन ने टाइम निकाल कर फिर से अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो मैं आपको अम्ल, सार और लवण पढ़ा रहा था। तो अम्ल के बारे में मैंने थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी, सार के बारे में बताई थी और उनकी कुछ अभिक्रियाएं भी बताई थी। फिर भी आपको एक बार फिर से थोड़ा बहुत रिवाइज कराते हैं कि अम्ल, सार, लवण क्या होते हैं। इस क्लास में अपन इसको खत्म करते हैं। मैंने अम्ल, सार और लवण, एसिड, अम्ल को एसिड बोलते हैं, सार को बेस बोलते हैं, लवण को साल्ट बोलते हैं। तो एसिड के बारे में बताया था कि इनका अर्थ खट्टा होता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और सार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सार स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके अलावा ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और सार क्या करते हैं, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में आसानी से H+ अम्ल दे देते हैं, H+ आयन दे देते हैं। वो प्रबल आसानी से बिल्कुल जो मजबूती से काम करे। प्रबल अम्ल जैसे HCl, H2SO4, HNO3। फिर बताया मैंने दुर्बल अम्ल जैसे CH3COOH, जिसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, वो लैक्टिक अम्ल। फिर मैंने बताया सांद्र, सांद्र किसको बोलते हैं, जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और सार पानी की मात्रा कम हो, उसको बोलते हैं सांद्र अम्ल। और ऐसे ही तनु अम्ल किसे बोलते हैं, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो वो तनु, और जिसमें पानी की मात्रा, जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो वो तनु। फिर अगले अपन ने बताया था सारा के सारे स्वाद में कड़े होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। प्रबल सार के दो उदाहरण पूछ ले आपको तो NaOH और KOH। दुर्बल सार के पूछ ले तो NH4OH, एक होता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी कैसा है, दुर्बल सार का है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस काम आता है, ध्यान है आपको, नहीं पता। और ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस काम आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उस टाइम इसको लिया जाता है। पेट में एसिडिटी हो जाने पर एंटी एसिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लिया जाता है। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दुर्बल सारक है। ये क्या हो जाता है, जब मिट्टी की पीएच कम हो जाती है तो मिट्टी का उपजाऊपन खत्म होने लगता है, तब किसको मिलाया जाता है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। फिर मैंने बताया लवण क्या होते हैं, अम्ल और सार की परस्पर क्रिया से क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। फिर मैंने सूचक बताए थे कि सूचक किसी विलयन में अम्ल या सार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्ल या सार की उपस्थिति में बदल जाता है। सूचक तीन प्रकार के बताए थे। प्राकृतिक सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि लिटमस, पत्ता गोभी, हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। कोई पूछ ले आपको तो कृत्रिम सूचकों के नाम बताइए, तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, ये कैसे हैं, कृत्रिम सूचक हैं। इसके अलावा गंधीय सूचक पूछ ले तो प्याज हो गया, लौंग हो गया, ये आपको बता चुके सब। फिर मैंने अम्ल की सार के साथ अभिक्रिया बताई थी। अम्ल है, अम्ल व सार के रासायनिक गुण बताए थे। तो धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल धातु के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन बनते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे HCl है, इसकी जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराई तो ये ZnCl2 लवण बन गया और उसके साथ में क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही जब सार की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो भी क्या बनते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल और सार दोनों की जब धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण बनता है एक तो, और दूसरी क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस की जांच है वो कौन से टेस्ट से की जाती है, पोप टेस्ट से। जब अम्ल या सार की अभिक्रिया धातु के साथ में करवाई जाती है तो उसके साथ में लवण बनता है और उसके साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। उस हाइड्रोजन गैस की जांच है वो पोप टेस्ट से की जाती है। आपने देखा होगा अम्ल की जब धातु से करा रहे हैं तो लवण बन रहा है और हाइड्रोजन। तो जैसे जो धातु के बर्तन होते हैं उनमें खट्टे पदार्थ रखने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जो धातु है खट्टा क्या है, अम्ल। जब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन बनता है। इसी प्रकार जब धातुएं होती हैं उनमें अगर अपन खट्टे पदार्थ जैसे दही, छाछ रखेंगे तो वो अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जिससे खाना विषैला हो जाता है, जहरीला हो जाता है। इस वजह से पीतल के बर्तन होते हैं, जो भी धातु के बर्तन होते हैं, उनमें खट्टे पदार्थ रखने से रोका जाता है या मना किया जाता है, क्योंकि वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो एक तरीके से कैसा पदार्थ है, जहरीला।
तो आपको समझ में आ गया पीतल के बर्तनों में दही रखने के लिए मना क्यों किया जाता है, क्योंकि पीतल क्या है, धातु, और जब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन बनता है, इस वजह से पीतल के बर्तनों में दही रखने के लिए मना किया जाता है। आगे, जब जिंक की अभिक्रिया H2SO4, जिंक क्या है, धातु, और जब उसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ में कराई जाती है तो लवण बनता है और उसके साथ में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। ये सब पढ़ाया हुआ है, मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूं, है ना, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि जब अम्ल या क्षार की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट, धातु कार्बोनेट क्या होता है, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, और उसके आगे जब कोई धातु लग जाए तो धातु कार्बोनेट, ऐसे ही HCO3 को बोलते हैं बाइकार्बोनेट, और जब उसके आगे धातु लग जाए तो धातु बाइकार्बोनेट, है ना। अम्ल के साथ अभिक्रिया, जब अम्ल है, ये अम्ल है, इसकी जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण, CO2 और जल, ओनली धातु के साथ करा रहे थे तो लवण और जल वो बन रहे थे, हाइड्रोजन गैस, पर अब देखो लवण भी बन रहा है, CO2 बन रहा है और जल बन रहा है। और जब अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो भी लवण, CO2 और जल तीनों बन रहे हैं, ये मैंने पढ़ा चुका हूं आपको। और अम्ल की और धातु, अम्ल की और धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण के साथ में जो CO2 गैस बनती है, उस CO2 गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का रंग दूधिया हो जाता है, क्योंकि चूने का पानी क्या होता है, CaOH2, इसे बुझा हुआ जल बोलते हैं। जब CaOH2 में जब ये CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो CaCO3 बनता है, CaCO3 जो चूना होता है उसका रंग सफेद होता है, इस वजह से CaOH2 प्लस CO2 तो क्या बनता है, CaCO3, जिसके कारण क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। और जब इसे और अधिक CO2 प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाता है, फिर उस पानी में घुल जाता है और रंग कैसा हो जाता है, पारदर्शी। कम CO2 प्रोवाइड करेंगे तो उसका रंग दूधिया हो जाता है, पर देते जाएंगे CO2 तो उसका रंग पारदर्शी हो जाता है, वो जल में घुल जाता है। अब अगला है अम्लों के धात्विक ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन। जो अम्ल होते हैं उनके जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं उनके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, वैसे ही अधात्विक ऑक्साइडों के साथ धातु के ऑक्साइड होते हैं एक तो, और एक अधातु के ऑक्साइड। अगर ऑक्साइड किसको बोलते हैं, O को। जब धातु के आगे ऑक्सीजन लगाओ तो धातु ऑक्साइड, और जब अधातु के आगे ऑक्साइड लगाओ तो अधातु ऑक्साइड। जो आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी उसमें जो इधर बाईं तरफ है वो सब क्या है, धातुएं, और जो दाईं तरफ है वो क्या है, अधातुएं। इधर वालों के अगर ऑक्साइड लगा हुआ है तो वो कैसा है, धातु ऑक्साइड। तो अम्ल की जब धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, लवण और जल। और जब क्षार की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो भी क्या बनता है, लवण और जल। तो धातु के ऑक्साइडों की और अधातु के ऑक्साइडों की अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराने पर क्या बनते हैं, लवण और जल। जैसे HCl क्या है, अम्ल, CuO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कैसी है, धातु। तो अम्ल की जब धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कराए तो Cu इसके Cl2, यहाँ इसको संतुलित कर लेना और बता दूंगा मैं संतुलित करना। जैसे यहाँ H है तो यहाँ 2 लगा देंगे तो अभिक्रिया संतुलित हो गई। ये धातु का ऑक्साइड है, जब इसकी अभिक्रिया HCl के साथ अम्ल के साथ कराई तो लवण बना, ये क्या है, लवण, और उसके साथ में क्या बना, जल। और ये जो लवण बना इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। धातु के ऑक्साइडों की अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। किसकी, लवण की। ऐसे ही जब अधातु के ऑक्साइडों की क्षार से अभिक्रिया होती है, ये अधातु है, कैल्शियम क्या है, क्षार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार। और जब इसकी अधातु ऑक्साइड CO2, C कार्बन जो उधर होता है उसके अगर जब आगे ऑक्साइड लगाओ तो वो अधातु ऑक्साइड होता है, उसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CaCO3 लवण बन गया, और क्या बन गया, जल। तो ये जो लवण बना इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर समझो, धातु के ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइड, है ना, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से भी क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो जो धातु का ऑक्साइड है वो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो जो लवण बनाता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। और जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय।
अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जो लवण बनता है वो क्षारीय होता है, और जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो जो लवण बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। समझिए दोनों बनाते क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब किसी अम्ल और क्षार के बीच आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनते हैं। अम्ल और क्षार कोई जब आपस में अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनते हैं? लवण और जल। अरे अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे। क्षार कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे। तो इन दोनों को जब आपस में क्रिया करवाई जाएगी तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, खट्टा और कड़वा। और कैसा बना देते हैं? उदासीन। अरे खट्टा और कड़वा दोनों को जब आपस में मिला दिया जाएगा तो दोनों के ये प्रभाव को एक दूसरे मिलकर शांत कर देते हैं। खट्टेपन को वो कड़वा शांत कर देता है, कड़वे को खट्टा शांत कर देता है। दोनों कैसे हो जाते हैं? उदासीन। तो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। अम्ल प्लस क्षार, लवण और जल, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल। समझ गए? ये क्या कहलाती है अभिक्रिया? जैसे HCl क्या है? अम्ल। ये कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल। ऐसे NaOH है, वो क्या है? क्षार। तो ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया। तो दोनों के बीच में अभिक्रिया कराई तो ये NaCl, ये क्या बन गया? NaCl। इधर क्या बच गया? H, और इधर क्या बच गया? OH। तो 2 H हो गए, तो 2 H के मिलकर बनाते क्या है? H2 पानी। अब जब प्रबल अम्ल, जब कोई ज्यादा प्रबल अम्ल है उसको मिलाएंगे और दुर्बल क्षार को मिलाएंगे तो जो लवण बनता है वो कैसा होता है? अम्लीय। अरे आप ज्यादा खट्टा और थोड़ा कड़वा मिलाओगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा खट्टा बनेगा या कड़वा? आप ज्यादा क्वांटिटी में क्या मिला रहे हो? आप ज्यादा देखो, प्रबल अम्ल, प्रबल जो ज्यादा हो, ज्यादा का मतलब है उसकी एसिडिटी ज्यादा हो, और दुर्बल क्षार की प्रकृति कम हो। जब दोनों बराबर होंगे प्रकृति में तभी तो उदासीन बनेगा। अम्ल को वो क्षार बैलेंस करेगा। पर इधर अम्ल क्या है? प्रबल है, और ये कैसा है? दुर्बल है। तो जो बनेगा उसमें किसकी ज्यादा मात्रा होगी? अम्ल की। तो जो लवण बनता है वो कैसा होता है? अम्लीय लवण। कैसा होता है? अम्लीय लवण। जब दुर्बल अम्ल हो, जब अब क्या ले लिया आपने? अम्ल कैसे ले लिया? दुर्बल। और क्षार कैसा ले लिया? प्रबल। जो लवण बनेगा उसमें प्रकृति किसकी होगी? क्षारीय। क्योंकि क्षार कैसा है? प्रबल, मजबूत। ये कैसा है? दुर्बल। तो इस वजह से जो बनेगा वो उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय लवण होगा। वो कैसा लवण होगा? बनेगा तो सही लवण। अम्ल और क्षार के विक्रिया से क्या बनता है? लवण। पर देखो ना आप, क्वालिटी ज्यादा किसकी? इसमें ये प्रबल है तो इसका लवण भी कहेगा यार मैं तेरे से ज्यादा मजबूत हूं तो मेरा ही प्रोडक्ट बनेगा। इसमें ज्यादा मजबूत कौन है? अम्ल। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ज्यादा मात्रा किसकी होगी? अम्ल। तो अम्ल को जल में मिलाने, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, इसलिए बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब प्रबल अम्ल में दुर्बल क्षार मिलाया जाता है तो जो लवण बनता है उसमें अम्लीय लवण होगा, और जब दुर्बल अम्ल में प्रबल क्षार मिलाया जाता है तो जो लवण होगा वो क्षारीय लवण होगा। और जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों ही प्रबल मिला दिए जाएंगे तो वो जो बनेगा वो कैसा होगा? उदासीन। जो लवण होगा वो कैसा होगा? उदासीन। प्रबल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल दोनों मिला दिए जाएंगे तो दोनों का बराबर हो जाएगा और वो कैसा बनेगा? उदासीन। ऐसे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दोनों मिलाते जाएंगे तो भी दोनों का बैलेंस है, इस वजह से कैसा बनेगा? उदासीन। अगला प्रश्न तो मैंने अभी ये जो भी बताया अम्लों की अभिक्रिया। जो अम्ल होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया क्या बनाते हैं? इसको एक बार फिर सारी जो अभिक्रिया पढ़ाई ना वो उसको आप बता रहा हूँ एक शॉर्टकट में। जब अम्ल है उनकी अभिक्रिया जब धातु के साथ कराई दी जाती है तो क्या बनता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे अम्ल है HCl प्लस इसकी अभिक्रिया किससे करा दी? जिंक से। तो क्या बन गया? ZnCl2। ये क्या हो गया? लवण प्लस क्या बन गया? H2 गैस। ठीक है। ऐसे ही जब अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करा दी जाती है जैसे HCl प्लस CuO तो क्या बनता है? CuCl2 लवण प्लस H2O।
जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, और जब धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कराई जाती है, ऑक्साइड का मतलब है ये पहले तो लवण और हाइड्रोजन बन रही थी, अब धातु का ऑक्साइड लगा दिया, ऑक्साइड का मतलब क्या लगा दिया O, तो अब इस हाइड्रोजन में क्या जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन, इस वजह से क्या बन जाएगा, लवण प्लस जल। पहले क्या बना था, लवण प्लस हाइड्रोजन, पर अब ऑक्साइड जोड़ दिया धात्विक ऑक्साइड से, तो उसमें लवण की जल की हाइड्रोजन गैस की जगह क्या बन जाएगा, जल। फिर जब धातु अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, कार्बोनेट का मतलब है CO3, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक गैस और निकलेगी जिसको बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट इन दोनों में CO2 निकलेगी, जब धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट दोनों के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, CO2। सिर्फ धातु के साथ कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। और जब उसके ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन और मिल जाएगी उसमें, तो H2 की जब ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा तो क्या निकलेगा, जल। लवण सम्य बनेगा, लवण सम्य बनेगा, पर इसमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस बनेगी धातु के साथ में, और धातु के ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो लवण प्लस जल। और जब धातु की कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल तो बनेगा ही, पर कार्बोनेट पे आपने देखा होगा CO3 है, इसका मतलब उसमें गैस है CO2, तो CO2 भी साथ बनती है। और जब अम्ल की सार के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो लवण और जल बनते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, आपको पता होगा। अगला है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, किसी भी विलयन में H+N की जो सांद्रता होती है, जैसे अम्ल होते हैं वो H+N देते हैं, सार क्या होते हैं वो H-N देते हैं, तो कोई विलयन है उसमें जो H+N कितने हैं उनकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसका नाम है पीएच स्केल। P और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, H। H का मतलब ये क्या बताता है, H+आयनों की सांद्रता ज्ञात करेगा, H है इसके अंदर। पीएच में देखो P का मतलब होता है पुषांश, पीएच में P का मतलब होता है पुषांश, जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच में P का मतलब होता है पुषांश, जिसका अर्थ होता है शक्ति। ये सोरेनसन नाम एक वैज्ञानिक ने बनाया था पीएच स्केल। तो ये पीएच स्केल आपको पूछने पीएच स्केल क्या है तो आप बता सकते हो कि किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, कौन से आयनों की, H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसको बोलते हैं पीएच स्केल। इस स्केल का मान 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। पीएच स्केल होता है उसका मान कितना होता है, 0 से 14 तक। 0 से लेकर 7 तक जो होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से लेकर जो 14 तक होता है वो कैसा होता है, क्षारीय। और जो 7 होता है बीच वाला वो कैसा होता है, उदासीन। जो 7 पीएच होती है वो कैसी होती है, उदासीन। पीएच स्केल जो किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता को बताता है। पीएच, P का मतलब पुषांश होता है, और इसमें देखो H बता रहा है, इसका मतलब ये H+ आयनों की सांद्रता बताता है। तो आपको पूछ ले कोई पीएच स्केल क्या है तो आप बता सकते हो कि किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया, उसको बोलते हैं पीएच स्केल। अरे किसी चीज को नापने के लिए, जैसे आपने लीटर बनाया, वजन तोलने के लिए आपने मशीन बनाई किलोग्राम वाली, वैसे ही किसी की अम्लता या उसकी H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए तो कुछ बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या बनाया, पीएच स्केल। ये पीएच स्केल है, ये एक पूरा स्केल है जिसका मान 0 से लेकर 14 तक होता है। इसमें बीच वाला हिस्सा 7 होता है, 7 पर उदासीन होता है। अगर कोई विलयन की पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है, और अगर उसकी 7 से ज्यादा है तो वो कैसा होता है, क्षारीय। 7 से कम वाले अम्लीय, 7 से ज्यादा वाले क्षारीय। तो जैसे 7 से नीचे आते जाओगे आप तो 0 1 1 0 ऐसे बढ़ते जाओगे ना, 7 से नीचे आते जाओगे तो अम्लीयता बढ़ती जाती है, वैसे ही 7 से ऊपर जाते जाओगे तो क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो ये अम्लीय है, इधर क्या है, क्षारीय, और ये बीच में कैसा है, उदासीन। तो आप जैसे जैसे इधर जाओगे अम्लीयता बढ़ेगी। कहने का मतलब यहाँ 6 5 4 3 2, तो ज्यादा अम्लीय किधर होगा, जितना इधर जाओगे। कहने का मतलब 2 पीएच वाला ज्यादा अम्लीय होगा या 1 वाला, तो आप बताओगे 1 वाला ज्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि अम्लीयता इधर जाने पर बढ़ती है। और ऐसे ही 7 से अगर आप इधर जाओगे तो क्या बढ़ती है, क्षारीयता, क्षार। तो जैसे जैसे आप 7 से 8 9 10 11 12 13 14 की तरफ जाओगे तो क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो सबसे अधिक क्षारीय कौन से पीएच पर होगा, 14 पर, और सबसे कम 0 पर।
समझिए, ये पीएच स्केल होता है। आगे पीएच के महत्व, अब ये पीएच स्केल है तो इसमें जो पीएच मान लेते हैं अपन, हाइड्रोजन की जो सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं, उसके क्या क्या महत्व है आपको पता होगा। पौधों में, पशुओं में पीएच स्केल का बहुत महत्व है। अपने शरीर का पीएच मान होता है ब्लड का, वो 7 से 7.8 के बीच में होता है। तो एक औसत मान कितना होता है ब्लड का? 7.4। ब्लड के औसत पीएच का मान कितना होता है? 7.4। तो पौधों में, पशुओं में ब्लड की जो पीएच है वो इसी के बीच में काम करती है। अगर इससे कम या ज्यादा हो जाता है तो शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। जब अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जब बारिश की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए। जब बारिश हो रही है उसकी पीएच मान का मान कितना हो जाए? 5.6 से नीचे आ जाए, वो वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जब बारिश के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए तो वो वर्षा कैसी कहलाती है? अम्लीय वर्षा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। जो शुद्ध जल होता है प्योर, उसकी पीएच का मान कितना होता है? 7, जो अपन पीते हैं। और जब बारिश में, जब बारिश आ रही है तो उसकी पीएच का मान अगर 5.6 से भी नीचे आ जाए तो वो वर्षा कैसी कहलाती है? अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा के कारण, जैसे आपने देखा होगा आजकल ताजमहल है उसकी खूबसूरती कम हो रही है, पेड़ पौधे हैं उनको अम्लीय वर्षा के कारण बहुत सारा नुकसान होता है। जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है तो वो वर्षा आती है तो पानी में जाती है तो उनको भी रहने में दिक्कत आती है। तो अम्लीय वर्षा ये होगी। एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब आपका आमाशय है उसकी पीएच, आमाशय की पीएच कम हो जाती है 5.6 से, वो 6.5 से कम हो जाती है, तो उसमें क्या होता है? उस स्थिति में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है? जो पेट में एसिडिटी होती है उसको, ये कैसा है? सारीय है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखो सारीय है, OH है इसमें। OH का मतलब क्या होता है? सार। तो जब एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई तो उसको कम करने के लिए आप उसमें सार मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? तो जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो क्या खिलाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है ताकि उसकी एसिडिटी को कम कर दे। ये क्या होता है? सारीय। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस काम में लिया जाता है? पेट की एसिडिटी या अम्लता को दूर करने के लिए। पेट में कौन सी जगह? आमाशय में। समझ गए? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है MgOH2। S से ही दंत से। दंत से क्या होता है? जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के समय आपका भोजन दांतों में अटक जाता है और दांतों के जो बैक्टीरिया होते हैं, दांतों के आसपास जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? उस भोजन के साथ में, जो भोजन होता है उसमें क्या होता है? आपके जो दांत होते हैं उनमें एक कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? भोजन के साथ में अम्ल बनाते हैं अभिक्रिया करके, और वो अम्ल जो दांत होते हैं उसके कैल्शियम फॉस्फेट को तोड़ देते हैं। समझिए, जब आप भोजन खाते हो तो भोजन के कुछ कण आपके दांतों में फंस जाते हैं, वहां बैक्टीरिया अभिक्रिया करते हैं उससे और क्या बनाते हैं? अम्ल। और वो अम्ल है जो आपके दांत होते हैं, दांत में आपको पता होगा इनेमल होता है, डेंटल होता है, जो भी, तो उसमें दांत वाले हिस्से में वो अम्ल क्रिया करके जो कैल्शियम फास्फेट का हिस्सा है उसको तोड़ने लग जाता है और उसको खराब होने लग जाता है। तो उससे जो शरीर है, उसके दांत हैं, वो खराब होने लग जाते हैं। जब मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाए तो दांत खराब होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? दंत से। बैक्टीरिया मुंह की पीएच को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, क्योंकि वो अम्ल बनाते हैं और अम्ल बनेगा तो पीएच कम होगी, पीएच कम होगी तो मुंह में जो दांत होते हैं वो खराब होने लग जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? दंत से। एक होता है पशुओं में, पौधों में उत्पन्न रसायन। पशुओं, पौधों से उत्पन्न रसायन होते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे आपको चींटी ने डंक मार लिया, चींटी ने डंक मार लिया तो वो कैसा मारती है? मेथनोइक अम्ल मारती है। कुछ चींटियां फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं तो वो कैसी होती हैं? अम्लीय होती है, उनकी पीएच कम होती है। तो उसके प्रभाव को शांत करने के लिए, अम्लीय प्रभाव को शांत करने के लिए आप क्या लगाओगे? सारी। तो आपने सोडा देखा होगा, तो सोडा होता है वो लगाया जाता है, बेकिंग सोडा वगैरह, है ना, वो क्या किया जाता है? उसके उपचार के लिए लगाया जाता है।